जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बात हो रही है 1750 से 1761, 11 साल। अगर इस काल को अगर आप एक चलचित्र बनाने के सोचे तो क्या होगा, कैसे दिखेगा? क्योंकि ये मुझे लगता है ये परफेक्ट 3 घंटे का मूवी तो जरूर होगा। देखो ना, पिक्चर की शुरुआत होगी, वहाँ पे अपना कर्तृत्व सिद्ध करने झगड़ता हुआ हीरो दिखेगा। मध्य में उसको स्थैर्यता मिलेगी या स्थैर्यता की तरफ वो बढ़ता दिखेगा और अंतिम भाग में क्लाइमैक्स होगा। इस चलचित्र में अंत दुखद है, लेकिन ये परफेक्ट 3 घंटे की पिक्चर है। जरा सोचिए, 1750 में शाहू महाराज के निधन के बाद अंतर्गत सत्ता की जो रस्सी खेच, कौटुंबिक कलह, तनाव, छल कपट, इन सब से नाना का संघर्ष तकरीबन 3 साल चल रहा था। 1753 के बाद निजाम ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब नाना उसमें उलझा रहा, जरा ज्यादा उलझा रहा। हमने सब सुना है तो मैं ज़्यादा उस पर विस्तार नहीं दूंगा। उसके बाद आपने सुना होगा कर्नाटक मुहिम। अब कर्नाटक के कुबेर के दरवाजे जैसे मराठाओं के लिए खुले, मराठाओं की तो किस्मत खुल गई। समूचे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा बलश्रेष्ठ करने का काम इस खजाने ने किया है। इस 11 साल में वो दिल्ली के चिरकुट मुगल जो थे ना, मुसलंडे, वो आए गए, शनई शनई उनकी ताकत का ह्रास होने लगा था। निजाम निपट गया था, रोहिला निपट गया था। राजपूतों के जैसे महावीरों की मानसिकता जो थी वो संकीर्ण हो चुकी थी। अपने सीमा के बाहर वो देख नहीं रहे थे। बंगाल तो सभी ने खुला छोड़ दिया था। अत्यंत धूर्तता से वहां खुले हुए बंगाल में अंग्रेज बैठ गया। मुल्ला, मौलवी, इन सब ने अपना लक्ष्य समाज की तरफ ज्यादा किया, क्योंकि वो जानते थे राजनीतिक तौर पे तो वो एक क्षुद्र कीटक साबित हुए थे। सुल्तान, नवाब, राय बहादुर, ये सब तो ये चिरकुट तो बन गए, लेकिन अंग्रेजों के तलवे के नीचे दबे रहे, क्योंकि सारे कर्तृत्वहीन थे। विरोधी संख्या बल भी एकता के कारण हावी हो रहा था। अब उनके विरोधी कौन थे? मराठा थे। दक्षिण तो मानो अपनी अलग दिशा में चल रहा था। यहां मराठाओं ने अत्यंत प्रखर आघात करके नवाबों की कमर तोड़ी थी। मैंने 5 नवाब का आपको बताया था। दुर्भाग्य से इसका फायदा मराठाओं को कम, आक्रांताओं को ज्यादा मिला, क्योंकि मराठाओं की मानसिकता स्पष्ट थी। उनका लक्ष्य आर्थिक था, न कि खुद के राज्य विस्तार का था। पानीपत का अंत दुखद था, लेकिन ये समझना होगा कि ये कोई दैवी कोप वगैरह नहीं था। पानीपत का हिंदुस्तान की राजनीति को, अगर तात्कालीन राजनीति को देखे तो स्वार्थियों ने इसकी नींव पहले डाली थी। ये वही 11 साल है जिसमें नींव पड़ी थी। उसका फल उनको, स्वार्थियों को मिला पानीपत के पराभव के रूप में। सारा हिंदुस्तान मानो जैसे एक अंधेरे चौराहे पे खड़ा था। मानसिकता देखो, 1000 साल की गुलाम मानसिकता, 1000 साल की प्रताड़ना, अत्याचार, इनसे इस पराभूत मानसिकता ने श्री शिवराय के शासन काल में थोड़ी सी सांस लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि स्वतंत्रता का अनुभव 1000 साल के बाद, 900 साल के बाद इनको पहली बार हुआ था। तो ये
बदलाव जो था ये बड़ा अचानक था। इससे हिंदू मानसिकता, समूचे भारत की हिंदू मानसिकता भौचक्की रह गई। 1000 साल से जंजीरों से मुक्ति मिलने के बाद मनुष्य की मानसिकता का क्या होता है, ये तो बड़ा नैसर्गिक है जी। आप सोच के देखो, पिंजरे में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे अगर शेर को जंगल में खुला छोड़ दिया जाए तो आपने कई रील भी देखे होंगे कि कोई भी जानवर अगर कैद से मुक्त होता है जंगल की ओर, तो वो पहले ठहरता है। वो कितना उलझन में पड़ जाता है कि भाई मैं अब क्या करूं। इसलिए मैंने उसको अंधेरा चौराहा कहा। मुझे तो लगता है वो अंधेरा चौराहा था, लेकिन उस वक्त की रातें जो थी वो अमावस की रात होगी, कुछ नहीं दिखता होगा। मेरे दिमाग में मेरा 12वीं कक्षा का आखिरी पेपर आया। भाई 12वीं कक्षा का पेपर था, मैंने पेपर लिखा, मैंने सबमिट किया, सैक लेके बाहर आ गया। बाहर मेरे दोस्त खड़े ही थे। हमने उसके बाद 3-4 घंटे बड़ा हल्ला गुल्ला किया शहर में। रात को मैं जब साइकिल से घर के रास्ते चल पड़ा तो मेरा दिमाग थोड़ा सा जमीन पे आ गया। तब तक हवा में उड़ रहे थे हम सब। साइकिल चलाते वक्त मित्रों मेरे मन में एक प्रश्न आया, अब आगे क्या? सोच के देखो आप, 12वीं कक्षा का आखिरी पेपर आपने दे दिया और अब आप हल्ला गुल्ला मचा के घर जा रहे हो। आपको अंधकार में भविष्य का सामना करना पड़ेगा। आपके खुद के मन की अवस्था को सोचो। तो ये हमारे मन की अवस्था है, तो सोचिए 1000 साल बाद एक जीने की तमन्ना एक 70-80 साल में जग गई थी। एक ऊर्जा का अवतरण हुआ था, उसपे हिंदू का आत्मविश्वास जबरदस्त बढ़ा था। तो उसकी मानसिकता क्या होगी? निस्संशय इतिहास में पहली बार 7-8 साल से ही, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदवी स्वराज्य का भगवा अधिकांश भारत पे शान से लहरा था। ये वही 11 साल है। आज मैं जरा इन 11 साल का रिकैप आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि 1707 में औरंगजेब कब्र में ढकेल दिया गया। अब उसके बाद आते हैं 1748 में। 48 में 1 महीने के अंतर से पहले तो ये अपना मुगल चिरकुट मोहम्मद शाह मरा। उसके बाद निजामुल मुल्क मर गया बुढ़ा। 1750 में सातारा में शाहू महाराज का देहांत हो गया। पहले बाजीराव पेशवा और उनके निष्ठावान मराठाओं जो थे, वो श्री शिवराय के दिव्य संकल्प को आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। इसलिए आप देखते हो 1720 से 1740 इन लोगों ने लगातार प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके एक मजबूत हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। इसमें कोई दुमत नहीं है। 1750 के बाद 1753, जैसे मैंने पहले कहा, ये 3 साल घर की उलझनों में नाना बिजी रहा। उसके बाद 1750 से 1761 नाना अपने अंतिम क्षण तक हिंदवी स्वराज्य को लगातार बढ़ाता रहा है। अब जब बढ़ रहा था तो लोग जुड़ते गए तो उनके गुण और अवगुण दोनों सामने आए। उत्तर के मुसलंडों के संपर्क से शारीरिक, ऐहिक और भौतिक सुखों का परिचय मराठाओं को हुआ है। मराठाओं को मुसलंडों का संपर्क हुआ तो आलस्य भी आ गया मराठाओं में, कामांधता आ गई, मद, मत्सर, अहंकार, छल, कपट, इन जैसे षड्रिपु ने
मराठाओं को भ्रष्ट करने का काम यही 11 साल में किया। श्री शिवराय के दिव्य संकल्पों के प्रति निष्ठा होने के बजाय स्वयं स्वार्थ साधने का लक्ष्य प्रमुख बना। लेकिन हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि संस्कार तो उनके सनातनी थे। इसलिए अगर आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उन सरदारों के, उन स्वार्थियों के भी सनातनी संस्कार हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। उत्तर का दारोमदार मित्रों 1720-1721 से ही 25 के बाद तो हमें दिखता है कि शिंदे होळकर ने ही उत्तर का दारोमदार संभाला था। गुजरात में पिलाजी, उसके बाद उनका पुत्र दमाजी गायकवाड़, इन्होंने वर्चस्व बना लिया था। अब इसी काल में धार के पवार हैं, सागर का गोविंदराव बुंदेले हैं, नागपुर के रघुजी भोसले हैं, बलवंत महेंद्रे कर्नाटक के हैं, शिवराम हरी हैं और न जाने कितने मित्रों। पराक्रमी निष्ठावानों ने अपनी निष्ठा भगवा के चरणों में समर्पित की थी और तभी ये उत्कर्ष हमें नजर आता है। शाहू महाराज के बाद आए जो राम राजे थे, छत्रपति बने, वो तो कर्तृत्वहीन निकले और उनके कर्तृत्वहीन होने से सारी अतिरिक्त जवाबदेही जो थी ये नाना के कंधों पे थी। उसमें राम राजे ने और एक कांड किया, उसने स्वयं सालाना पेंशन की नाना से मांग की और खुद को जनसामान्यों की जो अपेक्षा थी, आकांक्षाएं थी, उससे राम राजे ने किनारा कर दिया। नाना कर्तव्यकार था, पराक्रमी था, निष्ठावान था, निस्वार्थी था, लेकिन तात्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें उलझता नाना एकमेव द्वितीय योद्धा नहीं बन सका। पानीपत के संग्राम के परिणाम पढ़ने से पहले हमें अतीत में झांकना क्रम प्राप्त है और इसीलिए मैंने ये पेशवाई के लगभग आज 130 एपिसोड मैंने खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ पूर्व पाठिका पानीपत की बताने के लिए। अप्रैल 1748 मैंने जैसे कहा मोहम्मद शाह मर गया, अहमद शाह आ गया। अब वह 48 में निजाम मर गया, उसके बाद शंढ सलाबत आ गया। वो तो 2-4 आ गए, वो तो मैंने आपको बता दिया। सितंबर 1752 में निजाम का सबसे बड़ा औरस पुत्र जो दिल्ली में था, गाजीउद्दीन। अब इस गाजीउद्दीन को बड़े बहुत साल के बाद जब वो दक्कन आया था तो निजाम अली की माँ यानी गाजी की सौतेली माँ ने गाजीउद्दीन को खाने में जहर देकर मार डाला। जून 1754 में अहमद शाह को लात मार के दूसरे आलमगीर ने दिल्ली पे कब्जा किया। ये भी हम सुन चुके हैं। अब दूसरे आलमगीर ने जब दिल्ली पे कब्जा किया तो उसकी मदद वजीर मीर शहाबुद्दीन और मराठाओं ने ही की है। मराठा 754 में पूरी दिल्ली सल्तनत पे हावी हो गए थे। वहीं यूपी में आप देखोगे तो अक्टूबर में सफदरजंग मर गया। सफदरजंग जाने के बाद शुजाउद्दौला गद्दी पे बैठ गया। मई 1758 को अपना दगदग सुल्तान अली को और शाह आलम दिल्ली से मई 1758 को भाग गया। कहानी बड़ी मजेदार है, मैंने सुना, आप सुनो फिर से एक बार, प्लेलिस्ट में जाके देखो, एपिसोड में मिलेगी। बड़ी मजेदार कहानी है शाह आलम की। अगले साल यानी नवंबर 1759 आलमगीर का भी खून हो गया। जनवरी में दिल्ली में दत्ताजी शिंदे का पराभव हुआ और वजीर मीर शहाबुद्दीन दिल्ली से भाग गया। पानीपत के संग्राम से पहले अगर मराठाओं ने उत्तर का अभियान अगर हम
का संपूर्ण इतिहास बताना मैं मेरा कर्तव्य मित्रों समझता हूँ कि आपको पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, हर एक हिंदू को होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि इस उत्तर अभियान को सुनने के बाद ही हम पानीपत युद्ध सुन सकते हैं, जो मैं अब करने जा रहा हूं। बस ये उत्तर का जो मराठाओं का अभियान है, इसे हम खत्म करते हैं और उसके बाद पानीपत शुरू करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया जुड़े रहें। जो भी 25, 30, 50, 100 जितने भी हमारे नियमित ब्रेक श्रोते हैं, वो हमसे कृपया जुड़े रहें, क्योंकि पानीपत का इतिहास बड़ा गंभीर इतिहास है। ये कोई 15-20 मिनट में खत्म होने वाली सनसनीखेज रोमांटिक कॉमेडी या कहानी नहीं है। क्योंकि मित्रों, पुणे जिले के कई गांव में जानता हूं, कई यानी 4-5 गांव में तो गया हुआ हूं, जिन गांव के पुरुषों ने बलिदान दिया है। 2 गांव तो मुझे ऐसे मित्रों मिले जहां गांव की सारी महिलाओं ने अपनी चूड़ियां एक साथ तोड़ी थी। दिखाने के लिए भी पुरुष गांव में नहीं बचा था। सब लोगों ने बलिदान दिया है, समझे ना? सुनेंगे आगे। वंदे मातरम।